हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। हम इंश्योरेंस कंपनी के बारे में इन जनरल डिस्कस करेंगे। FY 2020 के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाइंग या सेलिंग टिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग लिमिटेड, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की शेयर होल्डिंग है 52.87% एंड प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग लिमिटेड की शेयर होल्डिंग है 22.11%। ना इससे पहले हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें। इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी इन जनरल काम कैसे करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि आईटी सर्विसेज हो गई या फिर एफएमसीजी कंपनीज हो गई, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। हालांकि आईटी कंपनीज तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डेवलप करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। देन उस सेल के बाद जो पैसा आता है वो उनका रियलाइजेशन होता है। दैट मीन्स उससे वो पैसे कमाते हैं। वहीं पर अगर हम बैंकिंग कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग कंपनीज या कोई भी बैंक आपको पैसे लोन पर देती है, फिर वो इंटरेस्ट के रूप में पैसे कमाते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वही उनका प्रॉफिटेबिलिटी होता है। लेकिन इंश्योरेंस के केस में ये बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ पर काम बिल्कुल ही उल्टा होता है। यहाँ पर इनिशियली आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, जैसे कि आप कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं। फिर आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। देन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इन्वॉल्व होती हैं। तब जब आपको कस्टमर प्रीमियम पे करना शुरू करता है, उसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, उस प्रीमियम को एक्यूमुलेट करके वो उसे इन्वेस्ट करती हैं। शेयर मार्केट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स, कंपनीज के बॉन्ड्स, ये ऐसे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में इंश्योरेंस कंपनीज पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे जो रिटर्न आता है वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी होता है। इसके साथ ही साथ अगर कस्टमर एंड तक क्लेम नहीं करता है, अपने लाइफ टाइम में कभी भी क्लेम नहीं करता है, या फिर वो इंश्योरेंस के वैलिड रहते तक वो क्लेम नहीं करता है, तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारा क्लेम आ जाता है, जैसे कि 100 लोगों ने अगर इंश्योरेंस ख़रीदा है कंपनी से और वो 100 के 100 लोग अगर क्लेम कर देते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा हिट होता है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि आप इंश्योरेंस बेचने के लिए कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो हो ही गया, लेकिन आपको ये डर लगा रहता है कि कस्टमर कहीं क्लेम ना करे। तो यहाँ पर अगर कस्टमर क्लेम करता है तो वहाँ पर एक और एक्सपेंडिचर कंपनी का बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस मॉडल उल्टा है। कंपनी के पास पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन कंपनी के खर्च बाद में हो सकते हैं, अनलाइक अदर कंपनीज। जैसे कि आप बैंकिंग कंपनीज का देख लो, तो उन्होंने लोन दे दिया, लेकिन बाद में उनके पास पैसे आएंगे, तो वो हो जाएगा उनका प्रॉफिटेबिलिटी, उनको बाद में फिर और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन इंश्योरेंस के केस में उल्टा, यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनीज को बाद में पैसे देने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम क्लेम बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है बिजनेस मॉडल। इसी वजह से इस इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज करने के लिए मेट्रिक्स जो हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने के लिए आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं, कासा रेशियो देखते हैं, प्रोविजन कन्वर्जन रेशियो देखते हैं, देन आपका टोटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, टोटल एडवांसेस हो गए, टोटल डिपॉजिट्स हो गए, डिपॉजिट ग्रोथ हो गए। तो ये सारे पैरामीटर्स आप बैंकिंग सेक्टर के लिए देखते हैं। इसी तरीके से आप NBFCs को भी सिमिलर बैंकिंग के तरीके से ही एनालाइज करते हैं। वहीं आप कोई दूसरी कंपनीज को देखें तो उन्हें हम बुक वैल्यू या अर्निंग मल्टीपल या फिर
कैश फ्लो से एनालाइज करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के केस में हम एम्बेडेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम, वैल्यू ऑफ VNB मार्जिन, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो, एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, ये सब मैट्रिक्स से हम इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज करते हैं। नाउ अब हम शुरू करते हैं ICICI प्रूडेंशियल कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सो हर लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, हर एक का एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के दो तरीके में डिवाइड होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ में आपका मोटर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आप अपने लाइफ को इंश्योर करते हैं, तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यूनिट लिंक्ड हो गया, और प्योर प्रोटेक्शन प्लान भी हो सकता है। प्योर प्रोटेक्शन मतलब कि आप सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं और आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज़ आपकी डेथ हो जाती है इन फ्यूचर, तो आपके नॉमिनी को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो हो गया प्योर प्रोटेक्शन। इसके अलावा सेविंग्स स्कीम जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यूनिट लिंक्ड, जिसे हम यूलिप भी कहते हैं, सो यूनिट लिंक्ड प्लान्स, जिसे जहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसे हम यूलिप कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको डेली भी कुछ फिक्स्ड इनकम मिल सकता है। तो इसे हम आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक्ड एंड पार, यहाँ पर पार मतलब पार्टिसिपेटिंग है। सो लिंक्ड एंड पार्टिसिपेटिंग लार्जली पास ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस टू द कस्टमर्स। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी, पॉलिसी होल्डर्स को वो कुछ ना कुछ पैसे डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न देती रहती है, तो उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। लिंक्ड मतलब क्या होता है कि कंपनी आके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो लिंक्ड हो जाता है इक्विटी से। यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 NPA सिंस इंसेप्शन। इसके साथ ही साथ कंपनी के पास जीरो डेट है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी अपने प्रीमियम्स को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ देख सकते हैं 94% ऑफ फिक्स्ड इनकम इन सोवरेन और AAA रेटेड कंपनीज। सिर्फ 1% उनका जो प्रीमियम होता है वो AA या बिलो रेटेड कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क को वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नॉन पार गारंटीज रिटर्न बुक 0.4% ऑफ लायबिलिटीज। सॉल्वेंसी रेशियो यहाँ पर 194% कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि अगर सभी पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम कर दिया, तो कंपनी कितनी सक्षम है, कितनी कैपेबल है उन सारे पॉलिसी होल्डर्स को उनके क्लेम्स को कैटर करने में। तो यहाँ पर कंपनी कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी सारे पॉलिसी होल्डर्स को पैसे रिटर्न करने के बाद। तो ये दर्शाता है कि कंपनी की हेल्थ क्या है। यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी का 194% है। आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई ने कहा है कि हर इंश्योरेंस कंपनीज को 150% मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना ही होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मुझे याद है, बजाज फिनसर्व में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का सॉल्वेंसी रेशियो आई थिंक 230% के आसपास है। इसी के साथ ही साथ अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या कंपनी के आगे के प्लान्स या उनके प्लान्स क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है या उनके एस्पिरेशन है कि आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी अपने VNB को डबल कर देगी। VNB मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है, VNB क्या होता है, VNB मार्जिन, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सब पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है। तो अंत तक ज़रूर बने रहें।
यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का 97.8% है। दैट मीन्स कंपनी के पास अगर 50 क्लेम आते हैं तो 50 का 97.8%, तो यहाँ पर कंपनी शायद 48 या 47 के आसपास क्लेम को सेटल करती है। अगर आप इजियर कैलकुलेशन के लिए देखें तो अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो इसमें से कंपनी 97.8 तो अराउंड 98 क्लेम्स को सेटल करती है और 2 क्लेम को सेटल नहीं करती है। एवरेज क्लेम सेटलमेंट 1.6 डेज है। मैं अभी कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि कंपनी के एवरेज क्लेम सेटलमेंट पहले 2.5 डेज हुआ करते थे, जिसे कम करके उन्होंने 1.6 डेज कर दिया है। परसिस्टेंसी रेशियो 13th मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 83.5%, 83.2% है। बहुत ही अच्छा नंबर है। परसिस्टेंसी रेशियो मतलब कि पॉलिसी परचेस करने के 13th मंथ तक क्या वो कस्टमर प्रीमियम भर रहा है या कहीं उसने सरेंडर तो नहीं कर दिया, पॉलिसी बंद तो नहीं कर दी है। तो अगर वो कस्टमर प्रीमियम भरते जा रहा है 13 मंथ के बाद भी, तो इस तरीके से 83.2% पॉलिसी होल्डर्स हैं जो 13 मंथ के बाद भी अपने पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस पर 10,000 कस्टमर्स वो देखें अगर हम तो 48 निकल कर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अदर मैट्रिक्स के साथ। नाउ अब हम VNB के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि VNB क्या होता है, डिटेल में हम अभी जानेंगे। बट यहाँ पर VNB जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज करने के लिए हम बुक वैल्यू का सहारा नहीं लेते हैं, हम ये देखते हैं कि कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू क्या आता है। तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि बुक वैल्यू हम देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है तो वो बुक वैल्यू से पता चलती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं। तो एम्बेडेड वैल्यू आखिर होता क्या है? एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है कि कंपनी जैसे कि प्रीमियम लेते जा रही है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते जा रही है, तो उसने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बेच दिए, लेकिन वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के सारे जो प्रीमियम्स आ रहे हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। जैसे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए कस्टमर्स प्रीमियम पे कर रहा है। तो कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं वो एसेट्स को हम प्लस करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स के साथ। कंपनी के पास अभी जितने प्रीमियम्स हैं उस प्रीमियम को यूज़ करके कंपनी आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर प्रॉफिट कमा सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट होता है। तो जब हम करंट एसेट्स को, टोटल एसेट्स को और ये फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं तो हमें पता चलता है एम्बेडेड वैल्यू। कैलकुलेशन के डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू, एम्बेडेड वैल्यू कंपनी खुद कैलकुलेट करके हमें देती है अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो हमें डायरेक्टली एक्सेस होता है एम्बेडेड वैल्यू का। नाउ VNB क्या होता है? VNB मतलब होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्बेडेड वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। आप जो न्यू बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट्स आप जो बेच रहे हैं, न्यू पॉलिसी जो आप बेच रहे हैं, उससे आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, तो उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। कितना प्रॉफिट आप न्यू प्रीमियम से कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको एम्बेडेड वैल्यू और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के बारे में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नाउ VNB मार्जिन क्या होता है? तो नाम से ही जाहिर होता है कि उसमें से कंपनी का मार्जिन कितना आ रहा है। जैसे कि 100 रुपये अगर उसने प्रीमियम के रूप में कमाए हैं और उसे इन्वेस्ट वगैरह करके और क्लेम ना देकर अगर उससे वो 20 रुपये प्रॉफिट के रूप में कमा रही है, दैट मीन्स 125 रुपये टोटल वो कमा रही है, तो उसे हम कहते हैं कि 20 रुपये वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन हो जाएगा कंपनी का। तो यहाँ पर FY 2019 में कंपनी का VNB मार्जिन था 17%, जो बढ़कर हो गया 21.7%। अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो लास्ट एक साल में फ्रॉम 2019 टू 2020 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ हुआ है 20.9%। ये डबल डिजिट ग्रोथ है, एक बहुत ही अच्छा नंबर दर्शाता है हमें। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
इंश्योरेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन हो गया, सेविंग्स में दो हो गए, सेविंग्स में नॉन लिंक्ड हो गया, लिंक्ड हो गया। तो लिंक्ड में आपके पैसे शेयर मार्केट में कंपनी इन्वेस्ट करेगी और फिर आपके सेविंग्स रिटर्न जो होंगे वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिंक्ड में क्या होगा, आपको फिक्स्ड रिटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको मिलता रहेगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है सेविंग्स नॉन लिंक्ड एंड सेविंग्स लिंक्ड में। 2019 में अगर हम डेटा देखें तो प्रोटेक्शन 59.9% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो बढ़कर हो गया 59.7% इन 2020। लिंक्ड की अगर हम बात करें तो 2020 में ये 26.2% हुआ। ये थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि लिंक की डिमांड अभी कम हो गई है। वहीं पर अगर हम देखें तो प्योर प्रोटेक्शन सिर्फ जो कस्टमर्स अपने लाइफ को जो प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान्स लेते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं नॉन लिंक्ड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है। पहले ये कंट्रीब्यूट कर रहा था 9.2% और 2020 में ये बढ़कर हो गया 14.2%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 74% ऑफ VNB फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड नॉन लिंक्ड सेविंग्स। तो जो भी VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आ रहा है प्रोटेक्शन एंड नॉन लिंक्ड सेविंग्स स्कीम से। नाउ आगे बढ़ते हैं हम दूसरे मैट्रिक्स के तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो और मैट्रिक्स है। NBP मतलब होता है न्यू बिजनेस प्रीमियम और APE जिसका मतलब होता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 20.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, एक अच्छा नंबर है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट क्या होता है कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रीमियम को पे करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि आप उसको मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, लमसम पेमेंट कर सकते हैं, एनुअली पे कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को हमें कंपेयर करना होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट को अपने बुक में दिखाना चालू किया। तो उससे क्या करते हैं कि उनके पास जितने भी प्रीमियम्स हैं उसे वो रियलाइज़ करते हैं या नॉर्मलाइज करते हैं एनुअल फॉर्म में। तो यहाँ पर एनुअली अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो एनुअली प्रीमियम कितना आ रहा है कंपनी के पास वो दिखाता है कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट 2019 में टोटल नंबर हम देखें तो 77.99 बिलियन मतलब कि 7,799 करोड़ रुपए का एप था कंपनी के पास 2019 में। 2020 में ये थोड़ा सा कम हो गया है 7,381 करोड़ रुपीस। बाइफर्केशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेविंग्स लिंक का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है फ्रॉम 62.1% टू 47.7%। प्रोटेक्शन का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अब ब्लू वाला देख सकते हैं, ये प्रोटेक्शन का कंट्रीब्यूशन है 7.22 से बढ़कर हुआ है 11.16%। सेविंग्स नॉन लिंक का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। रेड वाला सेक्शन देख सकते हैं 7.68 से बढ़कर हुआ है 12.46। ग्रुप जो कि एक छोटा सा सेक्शन है 2019 में ये 0.99% था, ये बढ़कर हो गया 2.47। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स बड़े हैं, सबने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन वहीं पर सेविंग्स लिंक्ड का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ग्रोथ किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं हमें ग्रोथ को दिखाने में, एक है प्रोटेक्शन और दूसरा एन्यूटी। एन्यूटी मतलब एक प्रीमियम जब आप पे करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न में मिलते हैं, जिसे आप एन्यूटी कहते हैं। तो जिसे आप रिटायरमेंट प्लान की तरह भी समझ सकते हैं। प्योर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 साल में इसका 67.3% CAGR ग्रोथ हुआ है। वहीं हम एन्यूटी की बात करें तो लास्ट 4 सालों में फ्रॉम 2017 टू 2020 ये ग्रोथ हुआ है 71.8% CAGR। सो ह्यूज ग्रोथ आई मस्ट से। So pure protection and annuity contributes around 1/3 of new business premium. So कंपनी के पास जो न्यू बिजनेस प्रीमियम आ रहे हैं उसमें से 1/3 ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि
प्रोटेक्शन एंड एन्युटी कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ रिटेल परसिस्टेंसी रेशियो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितना लाइकली है कि कस्टमर आने वाले सालों में आपको प्रीमियम पे करते जा रहा है। तो 13 मंथ तक इनकी परसिस्टेंसी रेशियो 2020 में 83.2% है, 20 मंथ का हो गया 75%, 37 मंथ का 66%, 49 मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो निकल के आता है 64.6%, 61 मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो निकल कर आता है 56%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉलिसी खरीदने के 5 सालों तक लगभग 50% या 45% पॉलिसी होल्डर्स आप कह सकते हैं कि वो अपने प्रीमियम्स को या अपने पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, मतलब अपनी पॉलिसी को बंद कर देते हैं। इसलिए परसिस्टेंसी रेशियो 56% निकल कर आती है, मतलब कि 56% पॉलिसी होल्डर्स ही अपने पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं पॉलिसी खरीदने के 5 सालों के बाद। यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है कि परसिस्टेंसी रेशियो कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। नाउ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम देखेंगे कॉस्ट टू TWRP। TWRP का मतलब होता है टोटल वेटेज रिसीव्ड प्रीमियम। तो प्रोडक्टिविटी को दर्शाने का एक मेट्रिक है ये। 2019 में 15% था, जो बढ़कर हो गया 15.9%। थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा मार्जिनल बड़ा है, लेकिन ये जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, बिकॉज ये कॉस्ट को दिखाता है, कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। बट यहाँ पर स्टिल कंपनी क्लेम करती है कि कॉस्ट रेशियो इम्प्रूव फर्दर, कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इम्प्रूव फर्दर इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड मेट्रिक है कॉस्ट टू TWRP सेविंग्स LOB, ये 11.5% से कम हुआ है 10.4%। तो यहाँ पर सेविंग्स लाइन ऑफ बिजनेस के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि सेविंग्स होता है, एन्युटी होता है, प्योर प्रोटेक्शन हो गया, लिंक नॉन लिंक। तो उसमें से जो सेविंग्स का सेक्शन है सिर्फ उसके लिए कॉस्ट टू TWRP इम्प्रूव हुआ है 11.5% से 10.4%। नाउ अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी। सो ICICI प्रूडेंशियल्स के पास उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है दो कैटेगरीज में, एक सेविंग्स और दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आप अपने लाइफ अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को क्या पैसे वैसे मिलेंगे, उसके लिए वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। सेविंग्स मतलब आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं या 60s के बाद आप रिटायरमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को कुछ ना कुछ पैसे डेली तौर पर या ईयरली तौर पर मिलते रहें, तो उसके लिए आप सेविंग्स प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर दो कैटेगराइजेशन है, प्रोटेक्शन में रिटेल है, देन ग्रुप है। ग्रुप इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, इंडिविजुअल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सेविंग्स में नॉन लिंक्ड हो गया और लिंक्ड हो गया। लिंक्ड में मैंने जैसे आपको बताया था कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिलता रहता है। नॉन लिंक्ड में, सॉरी ये नॉन लिंक्ड है, लिंक्ड में आपको आपका पैसा कंपनी शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स वगैरह में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम लिंक्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर परफेक्ट, सुरक्षा सेविंग्स प्लान, गारंटीड, इसे आप डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्विकली हम प्रोडक्ट सेगमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट में कौन सी कैटेगरी कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो हम यहाँ पर मिक्स में देख लेंगे। तो 2020 में जो सेविंग्स था वो 84.9% कंट्रीब्यूट किया, लिंक्ड कंट्रीब्यूट किया 64%, नॉन लिंक्ड 16.9%, ग्रुप 3.3% और प्रोटेक्शन प्लान 15.5%। सो टोटल एडअप करके ये 100% हो जाता है यहाँ पर। यहीं पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो प्रोटेक्शन में 2020 में ग्रोथ आया है, ग्रुप में भी ग्रोथ आया है 149%, नॉन लिंक्ड में भी ग्रोथ आया है 62.2%, जबकि सेविंग्स में जो लिंक्ड आता है उसमें डी ग्रोथ हुआ है 23.2%। ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो सेविंग्स ओवरऑल में डी ग्रोथ आया है 11.5%। ऑल यू नो दिस ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस मेजरली। वहीं पर प्रोटेक्शन में ग्रोथ आया है 54.5%।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अगर हम बात करें तो वेरियस चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये कंपनीज ये बेसिकली सारे कंपनीज के लिए सेम ही होता है। सो एजेंट्स के थ्रू, बैंक एश्योरेंस के थ्रू, पार्टनरशिप्स हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो ऐसे वेरियस चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में और पॉलिसी होल्डर्स को। सो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, तो एक ही चैनल्स पर ये ओवर डिपेंडेंट नहीं है, डाइवर्सिफाई करके रखा है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में अगर हम मिक्स की बात करें तो यहाँ पर 2020 में बैंक एश्योरेंस ओवरऑल 50% कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन आता है आईसीआईसीआई बैंक से, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की प्रमोटर है। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बैंक एश्योरेंस से बिकते हैं। एजेंसी से 21% और जो डायरेक्ट कस्टमर सप्लाई करते हैं वो आ जाता है 12.6%। पार्टनरशिप और ग्रुप से ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो बैंक एश्योरेंस से सेल होती हैं। सो 60% ग्रोथ इन नॉन लिंक्ड सेगमेंट, ग्रोथ अक्रॉस चैनल्स। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नॉन लिंक्ड में ये ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। लिंक्ड में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ आया है, बट नॉन लिंक्ड में इन चैनल से यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। प्रोटेक्शन शेयर की अगर हम बात करें तो 2019 में प्रोटेक्शन का शेयर था 7.22, सो वो बढ़कर हो गया 11.66। प्रोटेक्शन मिक्स में एक अच्छा सा ग्रोथ है, जो मिक्स में इंक्रीमेंट हुआ है 9.3% से 15.1%। नाउ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस को हम डिटेल में देखेंगे तो 2019 में अगर आप फाइनेंशियल 2019 में देखेंगे तो वीएनबी मार्जिन था 17%। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 17%। यहाँ पर बिजनेस मिक्स कंपनी का इम्प्रूव हुआ है 4.7%। टैक्स रेट नेगेटिव 1.1% है। अजम्पशन चार्जेस 0.1%। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो इन सब को ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद कंपनी का वीएनबी मार्जिन निकल कर आता है 21.7%। नाउ अब हम एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि बैंक्स के लिए बुक वैल्यू होता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए एम्बेडेड वैल्यू होता है। तो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। यहाँ पर 2016 में 16.2% था, वो बढ़कर 20.2% हुआ 2019 में, लेकिन 2020 में ये कम हो गया 15.2%। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है। 2019 में ये 1141 करोड़ था और 2020 में ये 1069 करोड़ हो गया। सॉल्वेंसी रेशियो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी के हेल्थ को दिखाता है कि अगर सब ने क्लेम कर लिया तो कंपनी कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, तो ये बैंकरप्सी को दिखाता है। यहाँ पर ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 2015% से कम होकर हो गया है 194.1%। 2020 में कंपनी ने 1.1 रुपये का शेयर डिक्लेयर किया था और 2019 में ये डिविडेंड ज़्यादा था। अब हम इसे अगर समराइज़ करें तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आप देखेंगे कि 13.28 से 16.05% हुआ है, तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 20.5% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 20.9%। मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है 17% से ये बढ़कर हो गया 21.7%। एम्बेडेड वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है थोड़ा सा, 6.5% का इम्प्रूवमेंट हुआ है एम्बेडेड वैल्यू में। रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू कम हुआ है 20.2% से 15%। और एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी 1500 करोड़ रुपए 1,05,00,000 करोड़ रुपए कंपनी मैनेज कर रही है एसेट अंडर मैनेजमेंट में। 2019 में ये नंबर ज़्यादा था, 1,06,00,000 करोड़ रुपए था। परसिस्टेंसी रेशियो आप देखें तो 13 मंथ में ये 13 मंथ का रो है और ये 49 मंथ का रो है। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट 15% से 15.9% हुआ है। नाउ हमने कंपनी के स्ट्रेंथ तो देख लिया, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन कंपनी बैलेंस शीट वाइज, एम्बेडेड वैल्यू वाइज अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन बेस है। चाइना के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। सो ज़्यादातर लोग इंडिया में अनसिक्योर्ड हैं, पॉलिसी अभी तक ज़्यादा लोगों ने लिया नहीं है, तो यहाँ पर
पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादातर है इंडियन कंज्यूमर्स के पास। इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा पॉलिसी ले सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सार्स और H1N1 फ्लू आया था तो चाइना में और हांगकांग में ये देखा गया था कि मीडियम टर्म में इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े थे बिकॉज डिमांड बढ़ गया था, तो उस तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई थी। यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको दिख जाएगा कि हाउस होल्ड सेविंग बढ़ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो परसेंटेज ऑफ GDP है वो स्टिल 2.7% है, तो ये 2008 में 4% और 2010 में 4.1% तो हुआ था, लेकिन फिर से ये 2.9% हो गया है। तो जानकारों का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है। तो ये मीडियम टर्म में नहीं, लेकिन मीडियम टर्म में भी हो सकता है बिकॉज कोरोना वायरस हो रहा है, लेकिन ये डेकेड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये लॉन्ग डेकेड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप प्ले कर सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। एवरेज रिटेल ऐप एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट अगर हम एवरेज पर पॉलिसी देखें तो उसका प्रीमियम भी 1,80,000 था 2018 में यूलिप के लिए, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो ये 2019 में यूलिप में कमी आई थी, लेकिन 2020 में 1,83,000 हो गया है पर पॉलिसी प्रीमियम। प्योर प्रोटेक्शन का प्रीमियम कम होता है बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इसका प्रीमियम कम ही होता है हमेशा से। तो लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, 9,000 से 12,000, देन 12,000 से 23,000, नॉन पार्टिसिपेटिंग में 54,000 से 76,000 और 76,000 से 1,09,000। सो प्रोटेक्शन एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग में हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वहीं पर अगर हम यूलिप एंड पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो यहाँ पर मोर और लेस सेम ही दिख रहा है लास्ट 3 सालों में। एम्बेडेड वैल्यू का अगर हम बाइफर्केशन देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 सालों में एम्बेडेड वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, 187, देन 210, देन 230। ये नंबर सारे बिलियंस में है, तो इसे आप कह सकते हैं कि 18,000 करोड़ से 21,000 करोड़, देन उसके बाद 23,000 करोड़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड वैल्यू 2 सब कैटेगरीज और 2 सब कंपोनेंट्स का एडिशन होता है, जिसमें एक नेट वर्थ आता है, मतलब कि नेट एसेट्स कंपनी के पास कितने हैं, और वहीं पर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ करंट प्रीमियम। तो ये फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है और ये नेट वर्थ का रो है, इसे आप देख सकते हैं। ये दोनों में इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा करके हुआ है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी आप देख सकते हैं 22.7, देन 20.2%, देन 15.2%। VNB एज परसेंटेज ऑफ एम्बेडेड वैल्यू, तो ये 7.9%, 7.1%, देन 7.4%। मतलब कि टोटल एम्बेडेड वैल्यू जो कंपनी के पास है उसमें से न्यू बिजनेस कंपनी का कितना है। सो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एज परसेंटेज ऑफ एम्बेडेड वैल्यू, तो ये वो नंबर है। नाउ ये तो हमने डिस्कस किया कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में। आई डोंट थिंक इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए, तो आगे हम जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पर और हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर 2020, 19 और लास्ट 5-6 सालों का डेटा हम देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी पर हम जाएंगे डायरेक्टली, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये कॉलम है, आप देख सकते हैं लेटेस्ट नंबर ये है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है लास्ट 5 सालों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियम टर्म में शेयर प्राइस में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन बिकॉज इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनीज ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। EPS भी आप देख सकते हैं कि कम ही हुआ है लास्ट 5 सालों में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। नाउ अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपके सामने लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 0 है, मतलब कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं। तो ये लास्ट 4 क्वार्टर्स का प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
FIIs की अच्छी शेयर होल्डिंग है, 13.3% FIIs ने इन्वेस्ट करके रखा है, DIIs ने 9% इन्वेस्ट करके रखा है। तो लास्ट 4 क्वार्टर में FIIs की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, वहीं पर DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग कम हुई है। मार्केट मोजो पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 433 FIIs ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। वहीं पर इंडिया में 28 स्कीम्स ने अपना पैसा इसमें लगा कर रखा है, जिसका परसेंटेज निकल के आता है 4.72%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।